देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है यस मैम। ठीक है सर। देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने तुम लोग को ये दो होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 5 और 6। इलास्ट्रेशन 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो 5 नंबर में क्या था, ये वाला फिफ्थ। देखो 5th नंबर में क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ये देखो इसमें बोला है कि जीटीसी हैज ए लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जीटीसी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा, इनके पास लॉरी है जो कि 6 टन कैपेसिटी वाला है, मतलब लॉरी में टोटल 6 टन जो है गुड्स लोड हो जाता है। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अब ये कैसे जाता है, सिटी ए से सिटी बी तक जाता है। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर वेंडर, मतलब जिनको सामान देना है उनके लिए। ठीक है, वेंडर मतलब जिनको हम लोग बेचते हैं। इट चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अब सिटी ए से सिटी बी जाने का इनका चार्जेस कितना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का बोल रहा है 2400 पर टन करके है। ठीक है, 2400 पर टन, मतलब 1 टन लेके जाने का सामान 2400 रुपए, तो फिर जितना टन लेके जाएगा इंटू उतना हो जाएगा। ठीक है, एंड 2200 per ton for the return journey from city B to A। अगर B से A मतलब वापस जब आ रहा है, तब अगर कुछ गुड्स कैरी करके लाया जा रहा है तो 2200 पर टन करके इन्होंने अपना सेल प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी। इंटरमीडिएट मतलब इनके बीच में। ठीक है, बोल रहा है कि बीच में एक इंटरमीडिएट सिटी भी है सी। अगर यहाँ कोई गुड्स डिलीवर्ड होता है, no extra charges are billed for unloading goods in between destination city and no concession in rates is given for reduced load after unloading at intermediate city। मतलब क्या बोल रहा है कि बीच में एक सिटी सी है, यहाँ पर अगर हमें कोई भी गुड्स को अनलोड करना है या फिर हम लोगों को यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर अनलोड करवाना है, बोल रहे हैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेंगे अनलोडिंग के लिए। अगर डेस्टिनेशन सिटी, डेस्टिनेशन क्या है ए से बी, इसके बीच में अगर कोई भी मतलब कोई भी दूसरा सिटी आता है, वहां पर अगर हम लोग अपना कोई गुड्स डिलीवर करवाते हैं, मतलब कोई गुड्स अगर डिलीवर करवाने का मतलब ऐसा कोई स्कोप होता है, मतलब कोई कस्टमर है तो यहाँ डिलीवर करवाना पड़ेगा। बोल रहे ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे ना तो कोई कंसेशन होगा, मतलब सीधा बात है वो 2400 पर टन करके ही लेंगे, चाहे ए से बी तक जाओ चाहे ए से सी तक जाओ, और वापस आते वक्त बी से सी होके ए आओ या बी से डायरेक्ट ए आओ, जितना भी टन क्यों ना हमारे पास जो गुड्स हो वो 2200 करके ही होगा, ना तो कुछ कम लेंगे ना तो कुछ ज्यादा लेंगे। सी में हम लोग जो भी गुड्स है उसे अनलोड भी कर देंगे और सी से लोड करके बी तक भी ले जाएंगे, मतलब ब्रेक जर्नी का जो रेट है वो किसी तरीके से अलग नहीं है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। जो ए से बी का है वही बी से ए का, ए से बी का जो है ए से सी, सी टू बी करने से भी वही होगा, बी से सी, सी से ए, या फिर बी से ए जाओ, बात बराबर है। बोल रहा है कि किसी तरीके का जो है कंसेशन भी नहीं होने वाला और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं होने वाला। गुड मॉर्निंग अनिशा। गुड मॉर्निंग अनिशा। अच्छा देखो, वही बोला है। फिर बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सिटी ए टू बी, ए से बी का डिस्टेंस है बोल रहा है 300 किलोमीटर। यहाँ ए से बी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर टोटल, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी 140, ए से सी है 140, पूरा ए से बी है 300 किलोमीटर और ए से सी है 140, तो बी से सी कितना होगा बताओ, बी से सी कितना होगा? 160। ठीक है, 160 होगा। अच्छा, अब हम लोग को आगे क्या बोला है देखते हैं। कैलकुलेट करने क्या बोला है, इन द मंथ ऑफ जर्नी द ट्रक में 12 जर्नी, ट्रक ने 12 जर्नी किया है बिटवीन ए से बी। द डिटेल्स ऑफ जर्नी आर एज फॉलोज, ए से बी
आउटवर्ड मतलब जब ए से स्टार्ट किया और बी या सी के तरफ गया, ठीक है, ए से स्टार्ट करना है, बीच में सी आ सकता है अगर कुछ अनलोडिंग का बात हो, अदरवाइज पूरा बी तक जाना है। तो ए से बी गया है 10 टाइम्स, ए से सी गया है 2 टाइम्स, सी से बी गया है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये भले ही तुम लोग को 2 2 दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट जर्नी कितना है मुझे ये बोलो। ए से बी तो कंप्लीट जर्नी है, एक कंप्लीट जर्नी तो हमें 10 बता ही दिया है। ये ए टू सी और सी टू बी का जो 2 2 जर्नी है, ये एक्चुअली कंप्लीट जर्नी, ये तो ब्रेक जर्नी है। अगर कंप्लीट देखो तो कितना जर्नी है, 4 या 2, ये बताओ, 4 या 2? नहीं समझ में आया मेरा बात। अगर हम लोग हमें तो ए से बी तक ही जाना है ना। अगर हम लोग ए से बी 10 बार जा रहे हैं, ये बोल दिया कि बीच में कहीं नहीं रुकना है, ऐसा जर्नी 10 बार हुआ है। अब ए से सी गए, फिर सी से बी गए, मतलब ये कैसा हुआ होगा, 2 बार बोला है ना। मान लो एक बार हम लोग यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ से ट्रक निकला, यहाँ से गया सी पे रुक गया, ठीक है, फिर बी पे चला गया, तो ये कितना कंप्लीट जर्नी है? कंप्लीट जर्नी कितना है? 1 वन। ऑब्वियसली वन ही है ना 1 कंप्लीट। वन होगा। फिर देखो, ऐसा और एक बार किया, ए से सी तक गया, फिर सी से बी तक गया, तो कंप्लीट जर्नी तो एक ही बार हुआ ना। तो टोटल कंप्लीट जर्नी कितना हुआ, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 और 1, मतलब 12 कंप्लीट जर्नी। मतलब 10 2 2 करके तुम लोग 14 मत सोच लो, ठीक है। हम कंप्लीट जर्नी का बात कर रहे हैं। ए टू बी तो बता ही दिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ए से सी, सी से बी, लेकिन ए से सी से बी मींस ए टू बी ना होता है। तो ए टू बी कितना बार गया है, 2 बार, ठीक है, लेकिन ब्रेक करके गया है। तो कंप्लीट जर्नी कितना हो जाएगा? कंप्लीट जर्नी हम लोग का 14 नहीं 12 हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हम लोग का आउटवर्ड है। अब रिटर्न के केस में देखो, बी टू ए 5 टाइम्स, जो कंप्लीट दिया हुआ है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बी टू ए 6 टाइम्स, फिर बी टू सी, सी टू ए, मतलब ब्रेक जर्नी 1 1 करके है। तो मुझे बोलो यहाँ टोटल जर्नी कितना होगा, अभी जैसे मैंने सिखाया, ऐसे तो टोटल करोगे तो यहाँ वहाँ पे पर, 12 होगा मैम, हाँ 13 होगा। यहाँ 12 होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 और 5 अगर तुम लोग ऐड कर दोगे तो उस केस में हो जाएगा 13, ठीक है। लेकिन हम लोग का तो एक कम होगा ना, बी टू सी, सी टू ए, तो एक ही जर्नी काउंट होगा, तो 12 जर्नी हो जाएगा, ठीक है। हम कंप्लीट जर्नी का बात कर रहे हैं कि कंप्लीट कितना होगा, क्योंकि हमारे भाड़े में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। जो फ्रेट है वो तो बोल रहा है ए से बी में अनलोड करो या सी में अनलोड करो, भाड़ा तो वही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो क्या बोला है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस बोल रहा है कि एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख और मेंटेनेंस चार्जेस है 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। रनिंग चार्जेस पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2,94,400। मतलब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चा है, या रनिंग या स्टैंडिंग जो भी बोलो, मतलब रनिंग यानी वेरिएबल, रनिंग यानी वेरिएबल लास्ट क्लास में बताया था, स्टैंडिंग यानी फिक्स्ड, ये खर्चा हमें बता दिया। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ बता दिया कि एनुअली बताया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये मेंटेनेंस है, एनुअली, दोनों ही एनुअली बताया है। रनिंग चार्जेस मंथ ऑफ जैन का बताइए, लेकिन एनुअली नहीं बताया। तो अब हमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या इन दोनों को मंथली में ट्रांसफर करना है या फिर इसको एनुअली में करना है। देखेंगे, कोई भी एक तरीके से करना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है 12,400 पेनल्टी इंक्लूडेड है ओवरलोड का। अब ओवरलोड हुआ है कैसे पता चलेगा, देखो, मतलब जरूरी नहीं है तुम लोग को पता करना, फिर भी हम बता रहे। देखो, कैपेसिटी था ना 6 टन माल लेके जाने का, देखो पहले ही बोल दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने एक बार तो 6 टन लिया, ठीक है, ये एकदम कैपेसिटी के साथ है, ये भी 6 ये भी 4। यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया है, 8 टन कर दिया। 8 टन कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसा अगर रास्ते में पकड़ में आ जाता है, फिर उस पर लग जाता है पेनल्टी। पेनल्टी लगा है 12,400, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। और ये एक तरीके का हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ये गलती की वजह से हमें पेनल्टी देना पड़ा, जो हमारा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जब हम लोग ये रनिंग चार्जेस में एक रनिंग चार्जेस का डेटा अप्लाई करेंगे कॉस्ट निकालते वक्त, तब 12,400 हमें कर देना है यहाँ से लेस, क्योंकि ये हमारा डे टू डे का जो है एक्सपेंसेस नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे होता है, तो पहले वो निकाल लेंगे, ठीक है। फिर बोला है नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है फॉर द मंथ ऑफ जैन।
अच्छा, तो मुझे कॉमर्शियल टन और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है, लेकिन इन दोनों बेसिस पे मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिकली निकालने क्या बोला है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ठीक है, अब उसमें दो मेथड अप्लाई है, कॉमर्शियल एब्सोल्यूट। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर मतलब मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर। ठीक है, इफेक्टिव टन किलोमीटर ये मुझे चाहिए। अब इफेक्टिव टन किलोमीटर ये मतलब कितना किलोमीटर जो है गाड़ी चला। अब ये मुझे मंथली दिया हुआ है कि एनुअली, तो ये देखो मुझे दिया हुआ है मंथली, क्योंकि द मंथ ऑफ जैन, ये पूरा जो डिटेल्स है पूरे इस बॉक्स के अंदर वो जैन के मंथ का है। तो इसका मतलब मुझे ये डेटा जो है वो मुझे मंथली मिलने वाला है। तो टोटल कॉस्ट को भी हम मंथली में ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब मुझे ये मेथड या ये मेथड दोनों ही अप्लाई करने के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए और इफेक्टिव टन किलोमीटर चाहिए। अब जब ये टन किलोमीटर निकालेंगे तो कॉमर्शियल से अलग आएगा, एब्सोल्यूट से अलग आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर मिल जाएगा। लेकिन टोटल कॉस्ट दोनों के केस में सेम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकाल लेना चाहिए टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल कॉस्ट को ही कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जैन ये निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन कितना नंबर था ये वाला, 5। ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 था। इलास्ट्रेशन 5, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जैन। ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लेना कैलकुलेशन को। ठीक है, मंथ ऑफ जैन का जनवरी को एग्जाम में जब लिखोगे पूरा लिख लेना। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हम लोग इसको पूरा जो है मंथ में निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव टन हमारा मंथ में आएगा। अच्छा, तो मंथ में क्या आएगा, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमें एनुअल दिया हुआ है तो हम इसको मंथली निकाल लेंगे। तो 6 लाख है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50,000। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा मेंटेनेंस, वो भी एनुअल दिया हुआ है। मेंटेनेंस का है हम लोगों का 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, ये भी एनुअल दिया हुआ था। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 यानी ये हो जाएगा मेरा 10,000। अच्छा, उसके बाद है रनिंग। रनिंग में है मेरा, मुझे रनिंग जो है नॉर्मल लेना पड़ेगा। ठीक है, एबनॉर्मल अमाउंट को हम लोग हटा देंगे। मतलब मेरा रनिंग खर्चा मंथली दिया हुआ, इसको तो पहला बात है डिवाइडेड बाई 12 नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो एबनॉर्मेलिटी है पेनल्टी का वो हटाना पड़ेगा। 2,94,400, 2,94,400 डिवाइडेड बाई 12,400। ठीक है, तो ये माइनस करने से हो जाएगा 282, 28 आ रहा है। हाँ, ये 2 आएगा, 282,000। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका टोटल करते ये सारे मंथ में निकल गया तो 60,000 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर 6 + 8 4 और यहाँ पर हो गया 3,42,000। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कॉस्ट फॉर द मंथ। अब हम लोग को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर, और दोनों से फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, टन इनटू किलोमीटर। देखो एब्सोल्यूट में कैसे निकलता है, अगर तुम लोग को याद नहीं, हम दिखाते हैं। एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई होता है। ये देखो पहला वाला क्वेश्चन था हम लोग का इसके भी पहले ये रहा। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या रहेगा, एब्सोल्यूट में हम लोगों को जितना एग्जैक्ट टन है इनटू एग्जैक्ट किलोमीटर वो मुझे मल्टीप्लाई करना है। कॉमर्शियल में एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकलेगा, तो हम लोगों को यहाँ पर लेना है किलोमीटर इनटू टन। तो हम लोग दो जर्नी कर रहे हैं यहाँ पर, और मतलब एक होता है रिटर्न जर्नी, एक होता है हम लोगों का आउटवर्ड जर्नी। ये देखो नाम जैसे दिया हुआ है वैसा यूज कर सकते हैं। ये देखो पहला हो जाएगा आउटवर्ड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड जर्नी। इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। इसमें आ जाएगा हम लोग का, देखो कितना आउटवर्ड जर्नी है,
10 जर्नी 6 टन लोड लेके, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टन इंटू किलोमीटर। तो टन कितना है, 6 टन, ये देखो टन कितना है, यहाँ पर लिख रहे हैं 6 टन है। किलोमीटर कितना है, तो ये जर्नी जो है ना ए से बी है, तो ए से बी का किलोमीटर कितना है, वो क्वेश्चन हम लोग को बताया था। ए से बी का किलोमीटर है हम लोगों का, ये देखो 300 किलोमीटर। तो इंटू हम लोग करेंगे, 300 किलोमीटर, ठीक है। ये एक बार का हुआ, ऐसा 10 टाइम्स हुआ है, तो 10 इंटू कर देंगे, ठीक है। तो तुम लोग इसके बाद भी 10 लिख सकते हो, अगर जगह नहीं है, एक ही बात है, जैसा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोला है। नेक्स्ट है ए से सी। ए से सी है, 2 बार गया गया है 6 टन करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हाँ चलो 2 इंटू 6 टन, और ए से जो सी है उसका डिस्टेंस हम लोगों ने चेक किया 140 किलोमीटर था, ठीक है। अभी तुम लोगों से थोड़ी देर पहले पूछा था ना, ये देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं अगर याद नहीं है। ए से बी का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए से बी का डिस्टेंस है हम लोग का 300 किलोमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में बता दिया था, ये देखो क्वेश्चन में बताया था यहाँ पर कि ए से सी है 140, ए से सी है यहां से, ये है 140, तो ये ऑब्वियसली 160 होगा अगर ये पूरा 300 है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का आउटवर्ड में ये वाला हो गया, तो टन इंटू किलोमीटर ही हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद और क्या है देखते हैं। फिर 2 बार ऐसा हुआ है 4 टन लेके गया है, 2 बार ऐसा हुआ है 4 टन लेके गया है, और ये 160 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये जर्नी जो है सी टू बी का है, चेक कर लो, ये देखो सी टू बी का है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटवर्ड वाला डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा। तो ये देखते हैं कितना आता है, ये हो गया 1800, और ये हो गया हम लोग का 12 इंटू 14, कितना होता है, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, 12 इंटू 14 168, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 16 1280 प्लस 1680 प्लस 1800, तो ये आ रहा है 36, ये गलत हो गया, ओ यहाँ तो और एक जीरो आएगा, 18,000, और यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 14 1680, और ये हो जाएगा 8 इंटू 16, ठीक है। अब शायद ठीक है, 1280 1680 प्लस 18,000 20,960, ये हो गया 20,960 टन किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, रिटर्न वाला भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। रिटर्न वाला कर लेते हैं यहाँ पर, सेम तरीके से रिटर्न जर्नी को भी हमें दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो रिटर्न जर्नी का देखते हैं क्या डिटेल्स है। तो रिटर्न जर्नी में ए टू बी, ठीक है, ए टू बी यानी डिस्टेंस हो जाता है 300 किलोमीटर 5 टाइम्स और 8 टन करके, ठीक है। तो 5 इंटू, गुड आफ्टरनून, देखो 5 इंटू 8 इंटू 300, ठीक है। 5 इंटू 8 इंटू 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 300, मतलब 12,000, ठीक है, 12,000। अच्छा अब ये यहाँ पर देखो बी से ए, फिर से 6 टाइम 6 टन, तो 6 टाइम 6 टन, और ये भी 300 किलोमीटर, तो 6 और 6 36 इंटू 3 करने पे 108 और 2 जीरो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर ए से बी से सी 1 टाइम 6 टन, ठीक है, 1 टाइम 6 टन,
और बी से सी का डिस्टेंस कितना था? बी से सी का डिस्टेंस अभी हम लोगों ने किया, बी से सी का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, ठीक है, तो 160 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 960। और ये C2A है वन टाइम, बट खाली था, लोड नहीं था, ठीक है, तो वन टाइम 0 टन, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होगा। और ये डिस्टेंस है हम लोग का C2A, और C2A का डिस्टेंस है हम लोगों का C से A है 140 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर ये हम लोग का 0 आएगा, ठीक है। अब टोटल करते हैं, 12,000 प्लस 10,800 प्लस 960, तो ये हो गया 23,760, 23,760 टन किलोमीटर, ठीक है, टन किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर 23,760 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये वाला वैल्यू 20,960, तो ये हो गया 44,720। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। टन किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है? कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, दोनों से हमें निकालना है कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक बार कॉस्ट पर कॉमर्शियल। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, तो यहाँ पर कॉस्ट कितना आएगा? यहाँ कैलकुलेट कर चुके हम लोग, कॉस्ट है 3,42,000, तो 3,42,000 डिवाइडेड बाय 44,720, ठीक है। जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे ना, जितना यूनिट लिखोगे उतना अच्छा है, यूनिट कम लिखने से मतलब नहीं लिखने से मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है यूनिट लेकिन लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखना पड़ेगा। अभी हम उतना मेंटेन नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग एग्जाम में जब करोगे लिखना है। 7.64758 है, तो 7.64 ले लेते हैं, रुपीज 7.64, ठीक है। 764 डिजिट भी ले सकते, ठीक है, फिर पैसे का घर है तो हम इसको 0.647 है तो 65 ले लेते हैं, ये ठीक है। ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कॉमर्शियल में क्या होता है? कॉमर्शियल टन किलोमीटर का जो रूल्स है उसमें टन इंटू किलोमीटर होगा, लेकिन किस बेसिस पे होगा? एवरेज लोड होता है, ठीक है, मैंने अभी दिखाया भी, फिर भी एक बार लिख देते हैं, एवरेज लोड इनटू टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, एवरेज लोड इनटू टोटल डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, एवरेज लोड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? हम यहाँ दिखा दें, यहाँ टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, नेक्स्ट पेज में हम एवरेज लोड दिखा देंगे। टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? तो टोटल डिस्टेंस है, देखो हम लोग का यहाँ पर टोटल इनका जो जर्नी है वो है 12 टाइम्स जाना और 12 टाइम्स ही वापस आना। देखो जाने के टाइम पे 12 टाइम्स, आने के टाइम पे भी 12 टाइम्स, और ये कैसे 12 हुआ मैंने बता दिया, ये 14 नहीं होगा, ये 15 नहीं होगा, दोनों ही 12 होगा, ठीक है। तो 12 टाइम जाना और 12 टाइम आना, और जाना और आना ये जो है ये कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? तो ये डिस्टेंस हम लोग का कवर हो रहा है पूरा ए से सी, यानी कि 300 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो, ये जो 300 किलोमीटर है ये कवर किया जा रहा है, ये देखो 300 किलोमीटर यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो ए से बी टोटल 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर 300 किलोमीटर आना पड़ेगा, ऐसा 12 टाइम्स हो रहा है, फुल जर्नी 12 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो 12 राउंड ट्रिप हो गया ये वाला, ठीक है। राउंड ट्रिप भी मैंने लास्ट क्लास में बोला था, राउंड ट्रिप क्या होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 राउंड ट्रिप, ठीक है, मतलब 12 टाइम्स जाना, जहां से स्टार्ट हो रहा है फिर वापस आना, मतलब ए टू बी, बी टू ए, ऐसा 12 टाइम्स हो रहा है। इनटू ऐसे करके कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? 300 किलोमीटर
पर ट्रिप में, यानी एक एक राउंड ट्रिप में 600 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 600 किलोमीटर एक ट्रिप में, एक राउंड ट्रिप में, तो 12 में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 600, यानी 7200 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज लोड। ये कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर मिल जाएगा। अब एवरेज लोड कैसे निकालेंगे, तो देखो स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग एवरेज करते हो ना, तो वो मेथड से कर देते हैं, देखो जल्दी हो जाएगा। यहाँ एक एक्स ले लेते हैं, यहाँ एफ ले लेते हैं। एक्स का मतलब लोड ले लेते हैं, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद होगा स्टैटिस्टिक्स, देखो कभी किए हो तो। फ्रीक्वेंसी, तो इसमें देखो मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है। तो लोड का एवरेज निकालना है, तो लोड मेरा कितना कितना है, 6648,660, ठीक है। ये देखो 6648,660। अब जीरो वाला लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 6 टन लेके कितना टाइम्स गए हैं, 10 2 2 5 6 1 1। तो 10 2 2 5 6 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर निकल जाएगा एफ एक्स, ठीक है। मतलब जब हम लोग का कोई भी डेटा अपने आप को रिपीट करता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी उसमें लगा सकते हैं ना। अब तुम लोग 6 को 10 बार लिखोगे, इससे तो अच्छा है 6 इंटू 10 कर दोगे, ठीक है। तो वही चीज होता है, ये होता है वेटेड एवरेज या फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, जहां पर एक्स का वैल्यू अपने आप को रिपीट करता है। तो ये हो गया 60 12 8 40 36 और ये 6 और ये 0, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं। देखो ये हो गया 20 20 और 60 60 40 100 120 120 और ये हो गया 30 150 150 और 10 162 होना चाहिए। हाँ 162 हो रहा है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स का टोटल निकाल लिया। अब हमें कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालना कैसे होता है, अब पहले तो इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्या लिखा है फॉर्मूला, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा, एवरेज लोड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये तो टोटल हुआ, एवरेज तो नहीं हुआ। तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे होगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली देखो तो 6 जो है 10 बार है, ये 2 बार है, ऐसे करके तो हम लोग का ये डेटा अपने आप को कितना बार रिपीट किया है, 10, यहाँ पर हो गया 2 12 13 14 14 और यहाँ पर कितना हो गया 14 और ये 6, मतलब 20 25 26 कर देते, ये तो इररेलीवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 162 डिवाइडेड बाय 26। इसको लिखो ही मत, क्योंकि ये तो वैसे भी इररेलीवेंट हो जा रहा है। तो ये अपने आप को कितना बार भी रिपीट क्यों ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल कितना आ जा रहा है 26। तो 162 डिवाइडेड बाय 26, तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू 6.23 ऐसे आ रहा है, 6.23 ऐसे आ रहा है। दो ही डिजिट लिख रहे हैं हम, 6.23, ठीक है। तो अब हम लोग कॉमर्शियल टन निकाल सकते हैं। कॉमर्शियल टन किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, एवरेज लोड जो कि 6.23 आया, इनटू यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो कि 7200 आया है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7200 इंटू 6.23, तो ये वैल्यू आ रहा है 44,856 टन किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट कॉमर्शियल एज पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर या फिर कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, तो कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था हम लोग का 3,42,000। ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखो 3,42,000 प्रीवियस वाले में भी किया, 3,42,000 और डिवाइडेड बाय 44,856, 3,42,000 divided by 44,856, 7.62, 7.62 ये आ रहा है, 7.62, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया।
तो ये रुपीज होगा, ठीक है। रुपीज इतना टन किलोमीटर, रुपीज इतना टन किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 1 टन लेके जाने का 7.62 रुपीज का खर्चा होगा। तो ये दोनों आंसर हम लोग का आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, देखो बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन, मतलब हमें एक पीएल स्टेटमेंट बनाने बोला है, ठीक है। तो हम लोग वो बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स। अब सेल्स को कैसे चेक करेंगे, सेल्स हम लोग का बोला था कि जब जाते वक्त हम लोग का जब आउटवर्ड जर्नी है तो पर टन 2,400 रुपीज पर टन करके लगेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जब गाड़ी जा रहा था, मतलब ए से स्टार्ट किया था जर्नी, तो ए से बी 10 टाइम्स किया 6 टन लेके, तो 1 टन का 2,400, तो 6 टन का कितना होगा, क्योंकि बोल दिया था 2,400 पर टन फ्रॉम ए टू बी जाने से 2,400 पर टन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, 6 टन इंटू 10 इंटू 2,400, मतलब ये रुपीज में है, ठीक है। तो 1 टन लेके जाने का 2,400, तो 6 टन लेके जाने का कितना, 6 इंटू 2,400, और ऐसा 10 टाइम्स हुआ है, ठीक है। और देखते हैं जाते वक्त ए टू सी और सी टू बी ब्रेक जर्नी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पहले ही बता दिया था कि अनलोड बी में करो या सी में करो, कोई भी कंसेशन भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ये 6 टन। और ये देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 6 टन इंटू 2 इंटू 2,400, हम बता देते हैं क्यों ऐसा होगा, 6 टन इंटू 2 इंटू 2,400। देखो यहाँ पर ये 6 इंटू 2 इंटू 2,400, और फिर 4 इंटू 2 ये करने का जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है ऐसे, ये देखो ए से बी ये 6 टन लेके इन्होंने 10 बार जर्नी किया, ठीक है, 6 टन लेके 10 बार गए, तो 6 टन लेके 1 टन का 2,400, तो 6 टन का कितना, ऐसा 10 बार, तो ये इन्होंने अर्निंग किया। फिर ए से सी गए, ठीक है, और फिर सी से बी गए, तो ए से सी कितना बार गए, 2 बार गए, ठीक है, 6 टन लेके, और पेमेंट कितना करना पड़ेगा, वो 2,400 करके ही करना पड़ेगा, अब सी में उतारो या बी में उतारो, ठीक है। अब सी से जो बी जा रहे हैं, तो इसका थोड़ी ना अलग से कोई चार्जेस लेंगे, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि हम लोग ए से सी में रुक के बी में जाए, या फिर हम लोग डायरेक्टली ए से बी में जाए, और जितना भी टन सामान क्यों ना हो। और जैसे देखो यहाँ 6 टन लेके गया ना, फिर यहाँ पर बोल रहा है सी से भी 4 टन लेके गया, मतलब बेसिकली क्या हुआ ना, यहाँ पर इन्होंने 2 टन जो है अनलोड कर दिया होगा, ठीक है। तो 6 टन में से 2 टन अनलोड कर दिया, फिर सी टू बी कैसे गए होंगे, सी टू बी जो है 4 टन लेके गए होंगे, ठीक है, 4 टन। लेकिन इसका कोई रेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि अनलोड करवाओ या नहीं करवाओ, हम लोग ए से बी का जो डिस्टेंस है, और ए से बी का, सॉरी, ए से बी का जो चार्जेस है हम लोग वही लेंगे, ठीक है। सी में हमें अनलोड करना पड़े या नहीं करना पड़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग ए से स्टार्ट किए हैं, अब सी में उतारे सामान या बी में उतारे उतारे डायरेक्टली, हमें पूरा जो 2,400 पर टन के हिसाब से ही लेना है। तो इन्होंने जो 6 टन लेके जर्नी स्टार्ट किया था, इनको सी में उतारना है, इससे इनके लिए इनका चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब चार्जेस के अकॉर्डिंग देखो तो ये इररिलेवेंट है, मतलब इनका सेल कितना होगा, ये तो बोलेंगे हम 6 टन माल का बी तक जाने का जो भाड़ा है वही लेंगे 2,400 करके, तो ऐसा इन्होंने कितना बार किया, 2 बार, तो फिर ये लिखना तो जरूरी नहीं, ये तो इररिलेवेंट हो जाता है, इसको क्यों लिखे हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये लोग तो पहले ही बोल दिए कि आप सी में उतारने बोलो या बी में उतारने बोलो, हम लोग तो 6 टन माल का 2,400 करके ही लेने वाले। अब आप बोल रहे हो तो हम यहाँ 2 टन उतार देंगे, यहाँ आगे 4 टन लेके चले जाएंगे, लेकिन मेरा जो रेंट है, मेरा जो इनकम है, वो तो मेरा वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब जब हम लोग सेल का वैल्यू निकाल रहे हैं तब हम लोग को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 कैलकुलेशन होगा, इसी में मेरा 2 टन और जो 4 टन है दोनों कवर अप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं फिर कितना होता है, ये हो जाएगा हम लोग का 60 इंटू 2,400, तो ये हो गया 1,44,000, ये रुपीज में आ रहा है क्योंकि ये फ्रेट है, रेंट है, ठीक है। 6 इंटू 2 इंटू 2,400, तो ये हो गया 28,800, ये मेरा हो गया रुपीज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और
जब रिटर्न हुआ तब देखो बी से ए तो 5 बार 1 टन लेके और 6 टाइम्स 6 टन लेके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 टाइम्स 8 टन लेके, और इसमें फ्रेट है 2200, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था। तो 8 इंटू 5 इंटू 2200, 88,000। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट 8 टन के बाद 6 टन 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ लिखा था हम लोगों ने, तब यहाँ 6 टन 6 टाइम्स 2200, तो ये हो जाएगा 2200 इंटू 36, तो ये हो गया 79,200, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर फिर देखो B2C C2A, लेकिन यहाँ पर भी हमें B से A का कंप्लीट जर्नी देखना पड़ेगा। एक बार कितना टन लेके जा रहे हैं, 6 टन, और कितना होगा रिटर्न के टाइम पे 2200। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 टन 1 टाइम और 2200, तो 2200 इंटू 6, 22 इंटू 6, तो ये हो गया 13200। अब टोटल करते हैं, 132 प्लस 792 प्लस 144, नहीं ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा, 144,000 पूरा लेना पड़ेगा, 28,800, नहीं तो पॉइंट करना पड़ेगा मुझे, 88,000, 88,000 प्लस 79,200 प्लस 13200, 3,54,124। ये ज्यादा कैसे हो गया, ना तो नहीं, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया मैंने। 1,44,000 देख लो तो ये सही, मतलब ये जो अलग अलग कैलकुलेशन हुआ है मेरा सही है कि नहीं। 88,000 प्लस, अगर कुछ गलत है तो मुझे एक बार बता दो। 79,200, 13200, 3,53,200, नहीं ठीक है, 3,53,200, ये हो गया सेल वैल्यू। हम लोग को पीएल स्टेटमेंट निकालने बोला है, तो प्रॉफिट कितना है, तो सेल से हम लोग क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लेस कर देंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला था एकदम स्टार्टिंग में ही, ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट है हम लोग का 3,42,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3,42,000, तो ये लेस करने से आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस 3,42,000, तो 11,200, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन मुझे बोला है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो कुछ दिन पहले ही कैश फ्लो हम लोगों ने किया है, लगभग सभी ने कैश फ्लो किया है, तो वहां पर हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में तो सारा चीज चार्ज होता है, मतलब पीएल में, ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो भी हो। तो ये पेनल्टी भी यहाँ पर दिखाएंगे, फिर इसका मतलब पेनल्टी तो मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर रखा था ना, तो पेनल्टी भी यहाँ से जो है, मतलब यहाँ एक्सक्लूड करके 3,42,000 किया था, पेनल्टी का भी इंपैक्ट दिखाएंगे, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग तो वैसे आएगा, अब पेनल्टी है 12,400, तो 12,400 लेस कर दिया। अब इस वजह से इनका हो गया है बिजनेस में नेट लॉस माइनस 12,400, तो ये हो गया 1,200, 1,200 का लॉस, 1,200 का लॉस हो जाए, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन मतलब वैसा कोई टफ नहीं है, लेकिन तुम लोग को क्या है, जर्नी वगैरह ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, कितना टन। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि काफी सारा जर्नी दिया हुआ है, कंप्लीट जर्नी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो ये चैप्टर ना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और थोड़ा जो है हमें बेसिक सेंस अच्छा रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इजीली से कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब दो क्वेश्चन है जो कि होटल पे बेस्ड है, ठीक है। कि अगर हम लोग होटल में जाके जब कोई घूमने जाता है, मतलब होटल वाला अपना कॉस्टिंग कैसे करेगा, वो जो होटल वाला कस्टमर से जो पैसा चार्ज करेगा पर रूम पर डे, तो वो किस तरीके से करेगा, ये है यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
बोल रहा है कि एक कंपनी रन्स हॉलीडे होम, फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। तो हॉलीडे होम चलाता है कोई कंपनी, और इसके लिए इनको जो रूम चाहिए, तो वो इन्होंने बिल्डिंग जो है पूरा एक भाड़े पे ही ले लिया है, जिसका भाड़ा है 10,000 पर मंथ अलोंग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। मतलब जिनसे रेंट पे बिल्डिंग लिया है उन्होंने कैसा एग्रीमेंट किया है, बोला है कि रेंट तो दे दोगे 10,000 पर मंथ करके, साथ ही साथ और क्या देना है, 5% ऑफ टोटल ऑफ टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब लास्ट क्लास में बताया था सेल होता है, बोल रहा है कि जो भी आपका सेल होगा उसका 5% मुझे दीजिएगा, ठीक है। ये किसने बोला, जिसने रेंट पे बिल्डिंग दिया। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर। इनके पास 3 तरीके का एकोमोडेशन है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, ठीक है। अब सिंगल रूम कितना सारा है, 100, डबल रूम है 50, ट्रिपल रूम है 30। ऑक्यूपेंसी कैसे रहता है, मतलब कितने ऑक्युपाइड रहता है, बोल रहे सिंगल रूम तो भर्ती रहता है, 100 रूम है 100% भर्ती रहता है, जबकि डबल रूम जो है 80% ऑक्युपाइड होता है, ट्रिपल रूम जो है 60% ऑक्युपाइड होता है। रेंट कैसे बोला है, रेंट ऑफ डबल रूम इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। बोल रहे सिंगल रूम का जो भी रेंट होगा, डबल रूम का रेंट उसका 2.5 टाइम्स होगा, एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। और ट्रिपल रूम का भाड़ा जो है वो डबल रूम का जो है ट्वाइस, मतलब डबल है। डबल रूम का जो होगा ट्रिपल रूम का उसका डबल होगा, और सिंगल रूम का जो है 2.5 टाइम्स डबल रूम का। ऑब्वियसली जो बड़ा रूम है उसका भाड़ा ज्यादा ही होता है। फिर यहाँ पर बोला है अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2022-2023, मतलब हमें पूरे 1 ईयर का खर्चा बताया। स्टाफ सैलरी, स्टाफ को जो सैलरी दिया जाता है जो वहां काम करते हैं होटल में, रूम अटेंडेंट्स वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, रिपेयर, रिनोवेशन, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ट्रीज। प्रोवाइड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग्स। बोल रहा है कि प्रॉफिट ये लोग कैसे कमाते हैं, सेल पे 20%, और 360 डेज इन ईयर ऐसे एजम्पशन के साथ हमें क्वेश्चन करना है, मतलब हम लोग अपने मन से 365 डेज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। मतलब हम लोग अपने कस्टमर से सिंगल रूम का कितना भाड़ा लेंगे, डबल रूम का कितना भाड़ा लेंगे, और जो है ट्रिपल रूम का कितना भाड़ा लेंगे, वो हमें बताना है यहाँ से कैलकुलेट करके, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो, हमें जो रूम रेंट का जो यहाँ बाइफर्केशन बताया था ना कि ऐसे ऐसे रूम रेंट होगा, हम पहले इसको x मान के करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग जो मेथड करेंगे वो शायद थोड़ा ज्यादा आसान हो, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड्स भी हो सकता है। जैसे कि देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं लेट रूम रेंट फॉर सिंगल रूम पर डे इज ₹X, ठीक है। एक दिन का सिंगल रूम का भाड़ा मैंने मान लिया ₹X, तो इसका मतलब रूम रेंट फॉर डबल रूम पर डे इज, तो डबल रूम का कितना हो जाएगा, बोला है कि सिंगल रूम का जो है डबल रूम का उसका 2.5 टाइम्स है, तो मतलब x इंटू 2.5 यानी 2.5x, ₹2.5x एक दिन का भाड़ा हो रहा है ये सब, क्योंकि मैंने एक दिन का ही माना है। रूम रेंट फॉर ट्रिपल रूम पर डे इज, डबल रूम का डबल बोला था तो 2.5x का डबल, डबल रूम का भाड़ा इतना आ गया तो 2.5x का डबल यानी 5 होता है, 2.5 इंटू 5 तो ₹5x, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने एक एक रूम का भाड़ा निकाल लिया एक दिन का, ठीक है। अब अगर हम लोग निकालेंगे कि टोटल रेंट, टोटल रेंट हम लोग निकालेंगे टोटल रेंट पर डे, मतलब एक दिन का कितना रेंट हमें मिल जाता है, मतलब एक दिन में कितना रूम रेंट हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो एक रूम का ₹X सिंगल रूम का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं सिंगल रूम जो है, एक रूम का एक दिन का भाड़ा है ₹X, मतलब अगर एक कस्टमर आया और वो एक सिंगल रूम लिया तो हमें ₹X मिलेगा। अब ऐसा पर डे कितना हो सकता है, बोल रहे कि सिंगल रूम तो 100 है जो कि 100% ऑक्युपाइड रहता है, मतलब पर डे हमें 100 रूम का रेंट मिलेगा, मतलब 100 इंटू 100% ऑक्युपाइड, मतलब इतने रूम, मतलब 100 रूम का रेंट हमें पर डे मिलेगा इंटू ₹X करके, क्योंकि सिंगल रूम का भाड़ा ₹X करके हम लोगों ने माना, तो ये हो गया हम लोग का ₹100। मतलब एक दिन में
सिंगल रूम से हमें रेंट रिकवरी होगा 100x रुपीज, ठीक है। फिर डबल रूम, देखो डबल रूम का कितना हो जाएगा, तो डबल रूम है कितने सारे, पहले वो तो देखते हैं। देखो बोल रहा है 50 डबल रूम है जिसमें से 80% ऑक्युपाइड होता है, तो 50 इंटू 80%, मतलब अगर 80% ऑक्युपाइड है तो 80% ऑक्यूपेंसी के ऊपर ही ना हमें रेंट मिलेगा, मतलब 80% का मतलब हो गया 40 रूम में 40 रूम हम लोग का ऑक्युपाइड हो जाता है, मतलब 40 जो है कस्टमर हमें मिल जाते हैं डबल रूम के लिए एक दिन का। तो एक दिन एक रूम का रेंट है 2.5, तो 40 रूम का कितना हो जाएगा, तो 2.5 एक से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया 100x, तो इसमें भी हमें मिल जाएगा 100x। अब नेक्स्ट देखेंगे ट्रिपल रूम का हमें कितना एक दिन का रेंट मिल सकता है, तो यहाँ लिखते हैं ट्रिपल रूम का कितना हो जाएगा। तो ट्रिपल रूम है कितने सारे, ट्रिपल रूम है हम लोग का 30 है जिसमें से 60% ऑक्युपाई होता है, मतलब 18 रूम ऑक्युपाई होता है, ठीक है। 18 रूम ऑक्युपाई होता है, ये देखो 18 रूम ऑक्युपाई होगा, और हम लोगों को रूम रेंट इस पे देना पड़ता है 5x, मतलब मिलता है 5x करके, ठीक है। तो एक रूम का 5x, तो 15 रूम का हो जाएगा 90x। अब अगर हम लोग टोटल करेंगे तो उधर दोनों ही 100 आया, 100 और 90, मतलब 290x रुपीज का हमें रूम रेंट मिलता है पर डे, मतलब एक दिन का हम लोग का अर्निंग है इतना 290x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे कि हम लोग का कॉस्ट कितना है, क्योंकि देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला था, पता है हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था कि हम लोग कस्टमर से कितना रेंट जो है वो चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने ये निकाल लिया कि हम लोग का रेंट कितना है, अब कितना कॉस्ट चार्ज करेंगे, पहले ये तो पता करेंगे रेंट चार्ज कितना होगा, ये पूछ रहा है, पूछा है कि बोलो रेंट कितना चार्ज करोगे, ठीक है। तो अगर मुझे रेंट बताना है तो मुझे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। प्रॉफिट तो मुझे बता दिया है कितना करना है, 20% ऑन टेकिंग्स यानी सेल, ठीक है, वो तो हम कर ही लेंगे। तो और मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट मुझे दिया हुआ है, यहां से हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें रेंट भी पता चल जाएगा, और अभी मैंने जो निकाला उसका क्या बेनिफिट होगा वो भी पता चलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन होता है उसमें कॉस्ट को हमें सेमी वेरिएबल यानी कि सॉरी सेमी वेरिएबल बोल रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस और जो है रनिंग और स्टैंडिंग में डिवाइड करना मैंडेटरी होता है, बट ये जो बाकी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना उसमें जरूरी नहीं है, चाहो तो करो चाहो तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, डायरेक्टली ऐसे जैसे है वैसे लिख दोगे तो भी चलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमें फिक्स्ड यानी कि स्टैंडिंग, रनिंग और यानी कि वेरिएबल और रिपेयर मेंटेनेंस ये चीजों को अलग से लिखना जरूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो जस्ट देख देख के टोटल हम लोग लिख लेंगे। अच्छा पर्टिकुलर्स और रुपीस, सबसे पहले देखो स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंस वेजेस, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंस वेजेस, स्टाफ सैलरी है 14,25,000, 4,50,000, 14,25,000, 4,50,000, लाइटिंग हीटिंग पावर, लाइटिंग हीटिंग पावर, 2,15,000, रिपेयर रिनोवेशन, रिपेयर एंड रिनोवेशन, 1,23,500। अच्छा फिर इसके बाद है लॉन्ड्री 80,500, इंटीरियर डेकोरेशन 80,500, इंटीरियर डेकोरेशन 74,000, और सन्ट्रीज 153।
153। इसके अलावा भी हमें और दो खर्चा यहाँ ऐड करना है। एक तो रेंट का है जो हमें देना है 10,000 पर मंथ करके, और ये पूरा खर्चा 1 ईयर का दिया हुआ है, तो इंटू 12 कर देंगे तो 1,20,000। और एक पेमेंट रेंट जिनसे लिया है उनको करना है, दैट इज 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स ये कैसे निकालेंगे वो वर्किंग नोट में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट 1 बना लेंगे, जहां पर 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स लिख के इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका टोटल कर लेते, देखते कितना आता है। 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 123,500 प्लस 80,500 प्लस 74,000 प्लस 153 प्लस 120, 26,41,000। मतलब एक खर्चा जोड़े बिना हम लोग का आ रहा है 26,41,000, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा जगह रख देंगे। टोटल कॉस्ट अगर हम यहाँ थोड़ा जगह रख रहे हैं इसीलिए क्योंकि मेरा यहाँ पर ना कम हुआ है जगह, बाई चांस अगर यहाँ नहीं लिख पाए तो हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो एक लाइन जितना हम गैप रख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं वर्किंग नोट। यहाँ यहाँ ठीक है, क्योंकि सेल वगैरह भी निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, लेट टोटल टेकिंग्स बी ₹Y, ठीक है। मैंने Y मान लिया क्योंकि पहले मैंने X मान रखा है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा Y इक्वल टू टोटल टेकिंग्स का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल टेकिंग्स यानी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल टेकिंग्स हो गया Y, टोटल कॉस्ट कितना आया 26,41,000 प्लस 5% ऑफ Y, क्योंकि 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स जो हम लोगों ने अभी तक कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता है कितना होगा, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। और प्रॉफिट कितना बोला था, प्रॉफिट बोला था 20% ऑफ टेकिंग्स, मतलब 20% ऑफ वाई, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 2,64,000 26,41,000 0.05 आएगा ये वाला, 5% है ना। हाँ 0.05y, और ये हो जाएगा 0.2y। तो प्लस 0.2 और -1 कर लेते हैं इधर ट्रांसफर करने से, मतलब 0.75y आ गया। 26,41,000, therefore y equal to 26,41,000 divided by 0.75। ये आ रहा है 35,21,333। तो ये आ गया 35,21,333, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल सेल्स निकल गया। क्योंकि ये खर्चा हमारा ईयरली है तो इसका मतलब ये सेल्स हम लोग का ईयरली निकला है, ठीक है। ये सेल्स हम लोग का ईयरली निकल गया। अब हम लोग को ईयरली क्या निकालना है, 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ताकि हम लोग वहां पर कंप्लीट कर पाए। 5% ऑफ वाई कितना होगा, तो 5% इंटू 35,21,333 ये इंटू 5% है ना। तो फिर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 1,76,066, 1,76,066, 1,76,066, ठीक है। तो ये जो रेंट वाले ने बोला था ना कि रेंट के साथ साथ ये अमाउंट भी दे दो, ये हमें पता चल गया कितना होगा 1,76,066। ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 1,76,066। इसका टोटल करने से कितना होगा, देखो ये वैल्यू के बगैर टोटल करने से आया था 26,41,000। अब ये वैल्यू को ऐड कर देते 1,76,066, तो हमें पता चल गया कितना होगा 28,17,066, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला जगह नहीं मिलेगा शायद, यहाँ पर लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट पर एनम, ठीक है। ये पूरे एक साल का निकला 28,17,066, ये ऐड करने से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल गया। अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग निकालेंगे
देखो सेल्स फॉर द ईयर तो हमें पता चल गया 35,21,033। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, सेल्स फॉर पर डे। ठीक है, एक दिन का हम लोग सेल्स निकालेंगे, तो पूरे साल का सेल कितना आया, 35,21,333। ये पूरे साल भर का है, कैसे पता चला, क्योंकि मैंने डेटा लिया था 26,41,000 जो कि मेरा ईयरली डेटा था। तो ईयरली डेटा को फॉलो करेंगे तो ईयरली ही आंसर आएगा। अब मुझे बोला था क्वेश्चन में 360 डेज लेने के लिए, तो हम 360 डेज से करेंगे, 365 नहीं लगाएंगे। 35,21,333। तो मुझे क्या मिल गया ना, पर डे का जो है सेल वैल्यू मिल गया, जो कि है 9781.48। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ₹9781.48 पर डे। तो जो ये होटल है, इनका सेल जो है एक दिन का है इतना। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर एक बार अपने आप फाइंड आउट किया है, एक्स मान के, कि पर डे इनका सेल कितना होगा। तो हम लोगों ने देखो पर डे का सेल निकाल रखा है 290x। ये क्या है, पर डे का सेल। कैसे पता चला, ऊपर देखो ना लिखा हुआ है टोटल रेंट पर डे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब therefore 290x equal to 9781.48 and x equal to 9781.48 divided by 290। डिवाइडेड बाय 290 देखते हैं कितना आता है, 33.729 आ रहा है, हम 33.73 कर देते हैं। तो x का वैल्यू आ गया ₹33.73। ठीक है, ये x का वैल्यू आया। x हम लोगों ने क्या माना था, सिंगल रूम का रेंट। ठीक है, तो ये हो गया ₹33.73 पर डे, पर सिंगल रूम का रेंट निकल गया। ठीक है, पर सिंगल रूम का रेंट निकल गया। अब हमें डबल और जो है ट्रिपल का भी निकालना है। तो यहाँ जगह है, लिख देते हैं, क्योंकि नीचे मेरा यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं डबल रूम का रेंट। डबल रूम रेंट ये हो जाएगा इसका डबल 33.73 इंटू 2.5। नहीं, डबल नहीं होगा, 33.73 इंटू 2.5 बोला है, 2.5 टाइम्स बोला था। तो इंटू कर दो 33.73 इंटू 2.5, तो ये आ गया 84.325। तो 84.33, लेकिन ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा ₹84.33 पर रूम पर डे। और हम लोग निकालेंगे इसके बाद ट्रिपल रूम का। तो ट्रिपल रूम का यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है। ट्रिपल रूम का हो जाएगा डबल रूम का डबल, मतलब 84.33 का डबल। तो ये हो जाएगा 84.33 इंटू 2। ठीक है, तो 168.66, 168.66 मतलब रुपीज इतना पर रूम, ऐसे लिखना पड़ेगा, पर रूम पर डे। सभी में ये लिखना पड़ेगा, पर रूम पर डे, या फिर पर ट्रिपल रूम, क्योंकि ऊपर ट्रिपल रूम लिखा हुआ ही है, तो फिर मैंने यहाँ पर रूम पर डे लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को कैसे किया, पहले मैंने देखो यहाँ पर ये निकाल लिया कि इनका पर डे का रेंट कलेक्शन कितना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल रूम का रेंट दे दिया, डबल का जैसे बोला था वैसे निकाला, और एक दिन का टोटल रेंट कैलकुलेट कर लिया। फिर जो कॉस्ट दिया हुआ था वो हमें पूरे ईयरली बेसिस पे दिया हुआ था, तो हम लोगों ने उसी को वाई मान के, क्योंकि हमारे पास टेकिंग्स पूरा अवेलेबल नहीं था, वाई मान के बाकी डेटा को पुट करके हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया वाई, यानी सेल्स का वैल्यू फॉर ईयर। तो वहां से हम लोगों ने 5% को भी कैलकुलेट करके, जो हम लोग का इनकम्प्लीट था वहां पर कॉस्ट का कैलकुलेशन वो कंप्लीट कर लिया। तो पूरे ईयर का कॉस्ट पता चल गया। तो फिर एक एक दिन का कितना जो है सेल होता है। ठीक है, तो ये सेल पूरे साल का है, तो एक एक दिन का सेल कितना है, 360 डेज लेने बोला था, तो एक एक दिन का सेल निकाल लिया। अब हम लोगों ने अपने यहाँ से एक दिन का सेल निकाल रखा है पूरे 3 तरीके का रूम एकोमोडेशन का 290x। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया, हमें सिंगल डबल और ट्रिपल रूम का निकालने बोला था, तो हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया। बाकी क्वेश्चन को अलग और भी अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये जो है सबसे आसान तरीका है कि अगर पर एनम भी दिया हुआ है, मंथ भी दिया हुआ है, पर डे का निकालने बोल रहा है, तो हमें कैसे निकालना चाहिए। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग का
इलास्ट्रेशन 7 है। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन विथ 100 सिंगल रूम। तो एक लॉज है जो कि हिल स्टेशन में चलता है जहां पर 100 सिंगल रूम ही है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ इन ए ईयर व्हेन नंबर ऑफ विजिटर्स आर लिमिटेड। बोल रहा है कि जब ऑफ सीजन चलता है, तो हिल स्टेशन में ऑफ सीजन कब होता है, ठंडे के मौसम में, ठीक है। लोग नॉर्मली जब गर्मी चलता है दूसरे जगह पे तब हिल स्टेशन में जाते, ठीक है। मतलब ठंडे के मौसम में कम ही जाते क्योंकि निकल के कुछ देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, जा नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये जो ऑफ सीजन और सीजन बोला, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा, इनका सीजन कब होता है, ऑफ सीजन कब होता है। तो विंटर जो है इनका ऑफ सीजन होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है इन्होंने 6 मंथ्स जो है देखा है कि 6 मंथ सीजन होता है, मतलब ज्यादा भीड़ होता है, 6 मंथ्स जो है ऑफ सीजन होता है और विजिटर्स ऑन दैट मोमेंट लिमिटेड हो जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। मतलब क्या होता है, जब ऑफ सीजन चलता है रूम रेंट आधा हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर अभी रूम रेंट 100 रुपए है तब 50 हो जाता है। तो हम लोग अगर इसको एक्स और x/2 ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर 2x और x ऐसे भी मान सकते हैं। देखो दोनों चीज चलेगा। अगर मुझे रूम रेंट मानना है कि x, तो अगर हम मानते हैं कि एक रूम का नॉर्मल रेंट है x, तो फिर ऑफ सीजन में x/2 होगा। अब x/2 करने से पॉइंट का जो है चक्कर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर हम लोग 2x मानते हैं तो उसका आधा x कर लेंगे। दोनों तरीके से होगा। x/2 करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट पॉइंट का। और अगर 2x और x कर दोगे तो उस केस में कैलकुलेशंस जो है हमारा उतना टफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट। फिर बोल रहा है कि द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड 20% ऑफ द रूम रेंट। और इन्होंने कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, बोल रहा है रूम रेंट जो है, मतलब जो सेल वैल्यू है उस पे 20%। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब पूरे एक साल का खर्चा दे दिया है। और यहाँ पर 30 डेज मानने बोला है। अगर हमें एक मंथ में कितना डेज है, मतलब अगर हमें 1 मंथ 30 डेज का यूज करना है तो 30 डेज करना है। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%, ऑफ सीजन में 40%। बोल रहा है कि 80% लोग सीजन में आते हैं, ऑफ सीजन में 40% लोग आते हैं। फिर बोल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज 200 लाख। ये जो लॉजिंग होम इन्होंने बनाया है लॉज, वहां पर 200 लाख का जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसमें से 80% बिल्डिंग पे किया है, बाकी फर्नीचर इक्विपमेंट में। तो 80% यानी 160 लाख फॉर बिल्डिंग और 40 लाख है फर्नीचर इक्विपमेंट। आगे देखते हैं क्या बोला है। स्टाफ का सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस, रूम अटेंडेंस के अलावा जो स्टाफ है उनको देना पड़ रहा है पूरे साल भर में 5,50,000। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 2,61,000, लॉन्ड्री चार्जेस 80,000, इंटीरियर 175, मिसलेनियस 1,98,800। एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का 160 लाख आया था, उस पर 5% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर इक्विपमेंट जो 40 लाख आ रहा था उस पे 15%। 40 और 160 कैसे अभी बताया। देखो 200 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से 80% फॉर बिल्डिंग एंड रिमेनिंग यानी कि 40% फॉर फर्नीचर इक्विपमेंट। क्वेश्चन ही हमें बता दिया है, उस पर डेप्रिसिएशन भी बता दिया। अब बोल रहा है जो रूम अटेंडेंट्स है उनका पेमेंट कैसे होता है। बोल रहा है कि 10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन ए मंथ। बोल रहा है कि एक रूम का एक दिन का 10 रुपीज मिलता है, और ऑक्यूपेंसी जैसे रहेगा वैसे, मतलब जिस रूम में ऑक्यूपेंसी रहेगा उसी रूम में उन्हें अटेंडेंस देना पड़ेगा, और एक रूम के लिए उन्हें 10 रुपीज मिलता है। अब बोल रहा है मंथली लाइटिंग चार्जेस बोला है 120 पर रूम, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। अच्छा, लाइट का खर्चा जो है विंटर में कम हो जाता है, ठीक है। विंटर के 4 मंथ्स में कम हो जाता है, वो 30 पर रूम हो जाता है। और जब मतलब गर्मी का मौसम रहता है तो मतलब बाकी टाइम पे 120 पर रूम करके आता है। बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन मंथ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है रूम रेंट चार्ज पर डे, सीजन वाला भी और ऑफ सीजन वाला, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि रूम रेंट पर डे ऑफ सीजन में है x, तो फिर हमारे सीजन में हो जाएगा 2x, क्योंकि डबल बोला था, ठीक है। ऑफ सीजन में जो है हाफ हो जाता है, यानी सीजन में डबल होता है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन
7, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन इज ₹X, और सीजन में हो जाता है हाफ ₹X पर रूम पर डे, ठीक है। ये सब चीज तुम लोग को थोड़ा लिख लेना। फिर रूम रेंट पर डे इन सीजन इज 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ बोला था तो फिर उल्टा देखो तो डबल, इसका हाफ तो x ही हो रहा है ना, पर रूम पर डे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है कि रेंट जो है, रूम रेंट फॉर पर एनम, तो हम लोग एक साल का रूम रेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सीजन और ऑफ सीजन, रूम रेंट एक साल का कितना होगा। एक साल का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी हमें ईयरली बताया है। ये देखो 31 मार्च का था, कॉस्ट एस्टिमेट एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग। तो हमें ऑक्यूपेंसी जब ईयरली बताया है तो हमें ईयरली रेंट ही निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग चाहे तो उसे डेज में, मतलब जरूरत पड़ेगा तो डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो बोल रहा है कि ऑक्यूपेंसी होता है 80%, सीजन में रूम कितना है 100 है, ठीक है। सिंगल रूम ही है इनका, कोई रूम का अलग कोई है नहीं कि सिंगल डबल। तो 80% मतलब 80 रूम ऑक्युपाई होता है, ठीक है। और जब सीजन होता है एक रूम का भाड़ा लगता है 2x, ठीक है। अच्छा, ये एक दिन का हुआ। देखो क्या यहाँ पर अभी तक जो कैलकुलेशन लिखा कि एक होटल के अंदर 100 रूम है, सीजन चल रहा है 80%, यानी 80 रूम ऑक्युपाइड है, तो हर एक रूम से 2x करके 80 रूम से हमें मिल जाएगा 160x रुपीज, ठीक है। ये एक दिन का हुआ, मुझे ईयरली निकालना है, ठीक है। तो 30 डेज का कितना होगा। क्यों मैंने 30 डेज किया है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बोल दिया है कि एक मंथ 30 डेज का मानना है, ठीक है। तो 1 मंथ का यानी 30 डेज का मेरा इतना हो जाएगा। अब सीजन मेरा 6 मंथ्स का होता है, ये क्वेश्चन ही मुझे बताया है। तो अगर हम 6 मंथ्स का निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद ऑफ सीजन में भी 6 मंथ्स का निकाल लेंगे तो मुझे 12 मंथ्स का यानी पर एनम का मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, 100 रूम है जिसमें से 80% ऑक्युपाई है, 80 रूम ऑक्युपाई है पर डे, और मुझे एक रूम से 2x यानी 80 रूम से 160x मिलेगा। ये एक दिन का मिलेगा, तो मुझे 30 डेज का मिलेगा 4800x। ये मुझे एक महीने का मिल गया, ठीक है। 30 डेज यानी 1 मंथ, तो 6 मंथ्स का कितना मिल जाएगा 28,800। अब 6 मंथ्स ही मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन बता दिया था कि सीजन जो है इनके 6 मंथ्स का होता है। अब ऑफ सीजन में क्या होगा, ऑफ सीजन में भी वही 100 रूम है, लेकिन कितना ऑक्युपाई होता है वो बोल रखा है, देखो 40%। ये देखो 40% ऑक्युपाई होता है, मतलब 40 रूम से रेंट मिलता होगा। और रेंट भी तब कम होता है, ₹X करके होता है। और फिर 30 डेज में कितना हमें रिकवरी होता है और 6 मंथ्स में कितना होता है। तो देख लेते हैं, 40 रूम का भाड़ा ₹X करके इंटू 30 डेज का, तो 1200x इंटू 6, मतलब हम लोग का 7200x नेक्स्ट 6 मंथ्स को मिलता है, जो कि ऑफ सीजन वाला है। तो 28,800 यानी कि टोटल 36,000 जो है पर एनम हमें रूम रेंट मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ टोटल, तो कॉस्ट भी ना हमें कैसे दे रखा है, ईयरली दे रखा है, तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अच्छा, सबसे पहला कॉस्ट देखते हैं क्या दे रखा है। स्टाफ सैलरी 5,50,000, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, स्टाफ सैलरी 5,50,000, repairs to building, repairs to building 2,61,000। अच्छा, लॉन्ड्री चार्जेस 80,000, इंटीरियर 175, मिसलेनियस 190, 800। इंटीरियर 175,
मिसलेनियस 190 800, $1,90,800। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, तो 200 लाख का खर्चा हुआ है जिसमें से बिल्डिंग में 80% हुआ है, और बिल्डिंग में डिप्रिशिएशन हमें लगाने बोला है 5% पर एन। तो 160 का 5% मतलब 80, यानी 8 लाख हो जाए। और डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो 200 लाख में से 40% जो बचा वो फर्नीचर इक्विपमेंट खरीदने में इन्होंने लगाया था, और 15% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगाना है। ठीक है, हमारा तो पहला साल है तो हम लोग कुछ भी लगा सकते, मतलब जो भी करें, स्ट्रेट लाइन हो या WDV, हमारा आंसर तो एक ही आया। तो ये हो जाएगा हम लोग का 80 इंटू 15, 6 लाख। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर और दो खर्चा लगाना पड़ेगा, रूम अटेंडेंस और मंथली लाइट चार्जेस, मतलब ईयरली लगाना है हमें, तो दो खर्चा होगा। रूम अटेंडेंस वेजेस, इसका भी वर्किंग नोट बनेगा, और लाइट चार्जेस, इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। ये दोनों चीज हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट पर एनम। टोटल कॉस्ट पर एनम, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना ऐड करने बोला था, प्रॉफिट बोला था यहाँ पर हम लोग को देखते हैं, बोला है ऊपर बोला होगा। प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ रूम रेंट, मतलब सेल के ऊपर 20%। तो ये मैंने सिखाया हुआ है, देखो सेल के ऊपर अगर 20% प्रॉफिट है, मतलब सेल 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा 80। तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, यानी कि 20/80, यानी 1/4। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा 1/4, मतलब ये जो आएगा इस पे 1/4 लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल रेंट पर एनम। तो पर एनम हम लोग कितना रेंट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जो ईयरली रेंट निकाल रखा है ना हमारे हिसाब से, ये देखो ईयरली रेंट निकाल रखा है हमारे हिसाब से 36,000 ये हम लोग का क्या है, रूम रेंट पर एनम। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे करके ये पहले निकालना पड़ेगा। देयरफॉर 36,000 इक्वल टू ये वाला वैल्यू लिखेंगे, वहां से हमें एक्स निकालना पड़ेगा। और जैसे ही एक्स निकल जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे ऑफ सीजन का रूम रेंट पर डे, और जो है हम लोग का सीजनल रूम रेंट पर डे हो जाएगा। मेन ये दो निकालना है। ठीक है, चलो अब हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। पहला हो जाएगा रूम अटेंडेंस वेजेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बता दिया है कैसे रूम अटेंडेंट्स को वेजेस दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रूम अटेंडेंट्स आर पेड 10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ। एक महीने में कितना रूम ऑक्यूपाई रहता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है एक रूम का 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीजन और ऑफ सीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीजन में क्या होता है, 100 रूम में से 80% रूम ऑक्यूपाई रहता है। ठीक है, ये एक दिन का होता है। और यहाँ पर 80 रूम ऑक्यूपाई है, एक रूम का 10 रुपए, तो 80 रूम का इतना मुझे ईयरली निकालना है, क्योंकि मेरा जो कॉस्ट स्टेटमेंट बना हुआ है वो ईयरली है। इंटू वही 30 डेज करेंगे तो मुझे एक मंथ का मिल जाएगा, इंटू 6 मंथ्स करेंगे तो मतलब 6 मंथ्स का डेटा मिल जाएगा। सेम तरीके से ऑफ सीजन निकालेंगे। ऑफ सीजन में 100 रूम में से 40% रूम ऑक्यूपाई रहता है, मतलब 40 रूम का, एक रूम का 10 रुपए, 40 रूम का 10 रुपए, एक रूम का 10 रुपया, तो 40 रूम का 400 रुपए, ऐसे करके 30 डेज इंटू 6 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 800 इंटू 180, तो 1,44,000, और 40 इंटू 180 इंटू टेन मतलब 72,000 हो जाए, 72,000। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर
2,16,000। ठीक है, तो इतना रूम अटेंडेंस को वेजेस देना पड़ेगा। और वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लाइट चार्जेस। कैलकुलेशन ऑफ लाइट चार्जेस, ये थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला चीज है। देखो लाइट चार्जेस का क्या हो जाएगा, सीजन। ठीक है, तो सीजन का जो 6 मंथ्स होता है, तो सीजन में 6 मंथ्स क्या क्या आ जाएगा पता है? मार्च, अप्रैल, जितना गर्मी का मौसम है क्योंकि हिल स्टेशन है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतना तक लोग जो है हिल स्टेशन में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना करके होता है, 120 पर रूम। ठीक है, 120 पर रूम, तो यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 120 पर रूम। पर रूम और पर मंथ भी है, देखो 120 पर रूम, मंथली लाइटिंग चार्जेस पर रूम पर मंथ। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 6 × 120। ठीक है, तो 6 × 120, तो ये हो जाएगा हम लोग का अच्छा यहाँ पर और भी तो लिखना पड़ेगा डेटा। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये देखो 6 मंथ्स 120 रुपीज करके हमें देना पड़ेगा। ठीक है, इनटू, ये तो एक रूम का हो गया, देखो पर मंथ एक रूम का 120। ठीक है, तो फिर 100 × 80% रूम ऑक्युपाइड रहता है, तो 80 रूम का कितना हो जाएगा जब सीजन चलेगा। ठीक है, तो एक रूम का 120, तो 80 रूम का हो जाएगा 120 इंटू ये करने से 1600, और ऐसा 6 मंथ्स चलेगा। मतलब नहीं, गलत हो गया, 80 इंटू 120 इंटू 6 मंथ्स, यानी कि 57,600 रुपीज जो है खर्चा आएगा। और ऑफ सीजन में देखते हैं, ऑफ सीजन। ठीक है, ऑफ सीजन जो है उसमें हमें दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, विंटर वाला और अदर। ठीक है, तो एग्जैक्ट विंटर वाला कौन कौन सा हम लोग का मंथ आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आ जाता है सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये पक्का पक्का विंटर मंथ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 मंथ्स, ये हम लोग का 2 मंथ्स। ठीक है, तो अब बोला है जो प्योर विंटर सीजन है वहां पर 30 पर रूम लगेगा, मतलब वही एट द रेट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 30 करके। मतलब इसका हम कैलकुलेशन ही करके दिखा देते हैं, क्वेश्चन में जैसे बोल रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ सीजन में वैसे ही 100 रूम में से 40% रूम ही ऑक्युपाइड रहता है। ठीक है, एक रूम के लिए हमें 30 करके पे करना पड़ता है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ हमें यहाँ 30 डेज क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पर भी देख सकते हो 30 डेज नहीं लिया, क्योंकि ये जो मुझे रेट दिया हुआ है ना वो पर मंथ का ही दिया हुआ है, मतलब 1 मंथ का 30 रुपीज, तो फिर 4 मंथ का कितना हो जाएगा ये निकालने से ही होगा। और इधर हम लोग निकालेंगे 100 में से 40% यहाँ भी ऑक्युपाइड रहता है। ठीक है, ऑक्युपेंसी में तो कोई चेंजेस नहीं है, और ये 30 रुपीज पर मंथ करके हमें देना पड़ता है। और इंटू नहीं, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ 120 ही होगा ना, क्योंकि हमें सिर्फ विंटर सीजन में 30 रुपीज करके लगेगा, बाकी सारे सीजन में 120 करके लगेगा, और यहाँ पर 2 मंथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऑफ सीजन जब आएगा तो 100 में से 40% रूम यानी 40 रूम ऑक्युपाई रहेगा। अब अगर ठंडा का मौसम चल रहा है, एक महीने में एक रूम का बिल आएगा 30 रुपीज, तो 40 रूम का एक महीने का कितना आएगा, 1200। ठीक है, तो फिर 4 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 4800, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4800। सेम तरीके से 40 रूम का 120 करके, 40 रूम का 120 करके एक महीने का 4800, तो 2 महीने का कितना आ जाएगा, तो 2 मंथ्स का आ जाएगा 9600 रुपीज। अब टोटल कर लेते हैं, प्लस 4800 प्लस 57,600, तो ये हम लोग का आ गया 72,000। ठीक है, तो 72,000 हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा पूरे साल भर का, और 2,16,000 रूम अटेंडेंस वेजेस होगा पूरे साल भर का। तो ये अब यहाँ पर पुट करेंगे 2,16,000 और 72, 72 अब टोटल करना पड़ेगा, प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 198,100 प्लस 5,50,000 प्लस 261 प्लस 80 और 175।
तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है मेरा 29,44,800, 29,44,800, ठीक है। 29,44,800 और इस पे हम लोग डिवाइडेड बाय 4 करके प्रॉफिट निकालेंगे। 7,36,200, 7,36,200 प्लस 29,44,800, तो ये हो गया 36,81,000, 36,81,000। ये हो गया टोटल रेंट पर एनम। और हम लोगों ने अपने हिसाब से निकाल रखा है कि पर एनम रेंट कलेक्शन होता है 36,000 एक्स, तो 36,81,000 फिर 36,81,000 डिवाइडेड बाय 3,600, देखते कितना। तो ये आ रहा है 102 36,000 था ये, एक जीरो कम है। 102.25, 102.25। तो ये क्या आ गया, एक्स का वैल्यू। एक्स हम लोगों ने क्या माना था, एक्स हम लोगों ने माना था यहाँ पर, ये देखो, एक दिन का एक रूम का रेंट, ठीक है, एक दिन का एक रूम का रेंट, ये हम लोगों ने एक्स माना था। तो यहाँ पर देखो, रूम रेंट पर डे, रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन, क्योंकि ये ऑफ सीजन का वैल्यू हम लोगों ने एक्स माना था, हम दिखा देते फिर से, ₹102.25 और रूम रेंट पर डे इन सीजन, इसका डबल हो जाएगा, 102.25 इंटू 204.5, ₹204.5, ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक्स माना गया था, ये एक्स ऑफ सीजन वाला। तो हम लोग का आंसर क्या निकल गया, हम लोग का आंसर ये निकल गया कि रूम रेंट पर डे सीजन और ऑफ सीजन में क्या होगा। क्या यही पूछा था, देख लो, यही पूछा था, चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब 8 वाला थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार स्किप करते, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है वो करते हैं, जैसे कि 13 नंबर, 14 नंबर, फिर टाइम होगा तो 8 नंबर वाला करेंगे। तो 13 नंबर में क्या बोला है, देखो, बोला है कि एक लोन डिपार्टमेंट है ऑफ ए बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शंस इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। बोल रहा है होम लोन देने के अलावा भी ये कुछ और भी काम करते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है दिस इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। बोल रहा है कि जितना भी ओवरहेड कॉस्ट है लोन डिपार्टमेंट का, ठीक है, वो एप्लीकेबल होता है प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। अच्छा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जितना ओवरहेड कॉस्ट है उसका 25% होम लोन डिपार्टमेंट में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेस ऑफ ए लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बोल रहा है लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी, ठीक है, जो लोन प्रोसेस करते हैं उनका मंथली सैलरी है 2,40,000, 4 इंप्लॉय है, 60,000 करके दिया जाता है। लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट, ये देखो ओवरहेड कॉस्ट हमें बता दिया है मंथली, ठीक है, जिसमें चीफ लोन ऑफिसर सैलरी, टेलीफोन डिप्रिशिएशन, लीगल एडवाइस का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस, टोटल ओवरहेड करके दे दिया है 1,81,000। हमें क्या निकालने बोला है, you are required to compute the cost of processing home loan application on the assumption that 500 home loan application are processed each month। बोल रहा है कि मंथली अगर 500 होम लोन प्रोसेसिंग होता है तो उसका खर्चा कितना होता है, ये हमें निकाल के बताना है। तो हमें कैलकुलेट क्या करके देना चाहिए पता है, देखो कैलकुलेट क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये देखो यहाँ पर, तो हम लोग को निकालने बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन। तो मुझे एक एक होम लोन का पूछा है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा
500 होम लोन, ठीक है, ईच मंथ, तो मुझे टोटल कॉस्ट पर मंथ निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट मेरा एक महीने का कितना है, एक महीने में 500 लोन जो है प्रोसेसिंग होता है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन मिल जाएगा ईच, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा रुपीज इतना पर होम लोन प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। एक होम लोन का प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारा कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए टोटल कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो कॉस्ट में हम लोग को क्या क्या लेना है, पहला बात है यहाँ पर बता दिया है कि हमें 25% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट लेना है, इसके अलावा जो होम लोन डिपार्टमेंट का खर्चा होगा तो इसका 25% लेंगे, जो कि कैलकुलेट करके दे दिया है हमें। और यहाँ पर 2,40,000 ये लेंगे, ये सब मंथली दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अच्छा ही हुआ, हमें तो मंथली चाहिए था, तो आसान है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलास्ट्रेशन 13, ठीक है। स्टेटमेंट showing computation of statement showing computation of cost of processing a home loan application, home loan application, ठीक है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे होम लोन प्रोसेसर्स मंथली सैलरी, अच्छा मंथली सैलरी कितना है, 6,000 इंटू 4 करके 2,40,000, यहाँ बता भी दिया, हम लोग चाहे तो डायरेक्टली भी 2,40,000 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर ऐड करने बोला है ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कितना लगाने बोला है, 25% इंटू जितना ओवरहेड कॉस्ट होगा उसका 1,81,000, ये भी मंथली दिया हुआ है, तो 1,81,000 का 25%, तो ये हो गया हम लोग का 45,250 प्लस 2,40,000, 2,85,250, 2,85,250, ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट पर मंथ, टोटल कॉस्ट पर मंथ, ठीक है, होम लोन डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन कितना होगा, यही पूछा था, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ 2,85,250 एंड पर मंथ नंबर ऑफ लोन प्रोसेसिंग 500, ठीक है। अब ये डिवाइड करने से आ जाएगा, तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये 500 को अलग से लिख सकते हो, तो 570.5, तो रुपीज 570.5 पर एप्लीकेशन, ठीक है, पर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का जो कॉस्ट आ जाता है वो है 570.5 रुपीज करके। तो एक छोटा सा था क्वेश्चन, ठीक है। फिर इलास्ट्रेशन 14 करेंगे, ये भी छोटा सा है, तो इलास्ट्रेशन 14 देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर बोला है प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इग्निस थर्मल पावर स्टेशन, ये एक थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब ये लोग पावर जनरेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कितना कॉस्ट होगा, कैसे निकालना है कॉस्ट को, पर किलो वाट आवर से, ठीक है, किलो वाट आवर से निकालना है फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है। ये डेटा हमारा 1 ईयर का है, बिकॉज दिया हुआ है देखो टू द ईयर 2022-2023 टोटल यूनिट्स जनरेटेड, पूरे एक साल में 20 लाख किलोवाट आवर जो है इन्होंने पावर जनरेट किया। इस पे खर्चा क्या हुआ है, ऑपरेटिंग लेबर का, रिपेयर मेंटेनेंस, लुब्रिकेंट्स, और यहाँ पर स्पेयर, स्टोर्स, प्लांट सुपरविजन, एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये बोला है। 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो कोल यानी कोयले का जरूरत होगा। अब कोयले का कंजम्पशन कैसे होता है, बोल रहा है कि 5 किलोवाट अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना है तो फिर 1 किलो कोयला लगता है, ठीक है। तो 4.25 पर किलो करके कोयला मार्केट में चल रहा है। तो डिप्रिशिएशन बोला है 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ पे 5% जो है डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, जो कि कैपिटल कॉस्ट है।
ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना है कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का खर्चा कितना है। तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर एनम, ठीक है, क्योंकि ये सब ईयरली दिया हुआ है। अब इसमें मुझे दो कॉस्ट और ऐड करना है, एक है कोल का कॉस्ट जो कि इनका रॉ मटेरियल होता है, कोल कितना होगा, और एक डेप्रिसिएशन, ये ऐड करना है। करने के बाद जो टोटल कॉस्ट पर एनम होगा डिवाइड हम कर देंगे इतने किलोवाट आवर से, क्योंकि ये खर्चा करके हम लोगों ने इतना किलोवाट आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट किया है। तो इतना खर्चा इतना इतना किलोवाट आवर के लिए, तो 1 किलोवाट आवर के लिए कितना होगा, इससे डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा पर एनम बेसिस पे, जिसपे दो कॉस्ट हमें और भी ऐड करना पड़ेगा, कोल का और ये डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 14, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोल का कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट है बोल सकते हूँ, ठीक है, पीछे करने से भी होगा, मैंने यहीं पर कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कोल, वो निकाल लेते हैं। तो कोल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोला है कि अगर हम लोग 1 किलो कोल यूज करते हैं तो 5 किलोवाट आवर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब 1 किलो कोल का कॉस्ट है 4.25 kg, तो 4.25 kg अगर हम लोग खर्चा करते हैं तो 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो 20 लाख किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो 5 किलो के लिए इतना, तो 1 किलो के लिए 4.25 डिवाइडेड बाई 5, ये देखो 4.25 डिवाइडेड बाई 5 किलोवाट आवर इंटू 2 लाख 20 लाख किलोवाट आवर, तो ये कितना हो जाएगा 4.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20 लाख, 17 लाख पर एनम, 17 लाख पर एनम। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, हम एक बार फिर से बता देते। देखो सीधा बात है, यहाँ पर बोला है कि अगर 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो 1 किलो कोयले का जरूरत होता है। तो 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे 1 किलो कोयले का जरूरत है। 1 किलो कोयला 4.25 रुपीज पे मिल जाता है। तो 5 किलोवाट के लिए 4.25, 5 किलोवाट के लिए 4.25 रुपीज का खर्चा, तो 1 किलोवाट के लिए 4.25 बाई 5, तो 20 लाख जो कि पूरे 1 ईयर में हुआ है, तो उसके लिए कितने रुपए का कोयला खर्चा होगा, तो इंटू 20 लाख करने से ही हो जाएगा। वही मैंने करके वहां पर दिखाया है, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। तो हम लोग का आ जाता है खर्चा 17 लाख, ये मैंने 17 लाख लिखा है। ठीक है, 17 लाख का खर्चा हो जाता है। अब हम लोग स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं उधर, तो यहाँ पर बना लेते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इग्नस, ऐसा नाम था यहाँ पर, थर्मल पावर स्टेशन। पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर खर्चा है हम लोग का ऑपरेटिंग लेबर 30 लाख, फिर रिपेयर मेंटेनेंस ये है हम लोग का 10 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस। फिर लुब्रिकेंट स्पेयर स्टोर्स, एट लाख, प्लांट सुपरविजन 6 लाख, और है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40 लाख,
कोल कॉस्ट 17 लाख और एक डेप्रिशिएशन हम लोग का कैपिटल कॉस्ट पे बोला है 5%, 5 करोड़ है, 3 4 5 6 7, हाँ 7 जीरो है तो 5 करोड़ है। इस पे 7, इस पे 5%, 7 नहीं 5%, तो 5% लगाते हो, देखते कितना होता है, 25 लाख टोटल कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 30 और 10 40, 48 और यहाँ पर हो गया 88, 88 प्लस 6, 88 प्लस 6 94 लाख, 17 और 25 1 करोड़ 36 लाख हो जाएगा। 136 लाख मतलब 1 करोड़ 36 लाख, ये हो गया टोटल कॉस्ट पर एनम। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कॉस्ट पर किलोवाट आवर, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉस्ट पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ 36 लाख का खर्चा हुआ है, ये कितना यूनिट बनाने के लिए हुआ है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख किलोवाट आवर। यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख, मतलब 1 करोड़ 36 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, ये आ रहा है वैल्यू। ज्यादा जीरो दीजिए, 1 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 36 लाख, 2 और 3 जीरो, 136 डिवाइडेड बाई 20 और लाख, 20 लाख 6.8, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹6.8 पर किलोवाट आवर। ठीक है, इतना खर्चा हो जाएगा, ₹6.8 किलोवाट आवर, इतने का खर्चा एक किलोवाट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का होगा। अच्छा, अब इसमें चाहो तो तुम लोग फिक्स्ड वेरिएबल कर सकते हो, देखो हर एक क्वेश्चन में फिक्स्ड वेरिएबल करके इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, और नहीं करने से भी होगा, ट्रांसपोर्ट वाले में मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर इसका करना चाहो तो ऑपरेटिंग लेबर, ये जो है ये हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेबर है तो ऑपरेट होने से ही पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, मतलब मशीन चलेगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग का रिपेयर मेंटेनेंस में आ जाएगा। लुब्रिकेंट्स ये हम लोग का वेरिएबल में आ जाएगा। प्लांट सुपरविजन फिक्स्ड में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड में आएगा। कोल कॉस्ट तो रॉ मटेरियल है वो भी वेरिएबल में आएगा। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, प्लांट सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बाकी सारा चीज हम लोग का वेरिएबल में आएगा, अगर हम लोग इसको फिक्स्ड वेरिएबल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 15th नंबर, ये भी छोटा सा ही है। इसमें बोला है सोलर पावर लिमिटेड हैज ए पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट पर डे। एक दिन में ये सोलर पावर जो कंपनी है ये पावर जनरेट कर सकती है 1000 मेगावाट। ऑन एन एवरेज इट ऑपरेट्स एट 85% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो एक दिन में तो 1000 कैपेसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कितना यूज करती है, बोल रहे हैं 85%, मतलब 1000 मेगावाट का सिर्फ जो है मेगावाट पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी होने से भी 85% ही प्रोड्यूस होता होगा, क्योंकि 85% ही यूज किया जा रहा है। 85% ही जो है यूज किया जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अब नेक्स्ट बोल रहा है द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज, तो इसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है बता दिया है। इम्प्लॉय कॉस्ट पर ईयर, ईयरली बताया। सोलर पैनल मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर, फिर से पर ईयर, ये भी पर ईयर। साइट मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन पर ईयर, मतलब पूरे साल भर का बता दिया। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट पावर, तो कैलकुलेट करके हमें बताने बोला है कि 1 किलोवाट अगर पावर जनरेट होगा तो कॉस्ट कितना इनकट हो जाएगा। और नीचे एक यूनिट दे दिया है कि 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, किलोवाट दिया है, आवर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा
तो ये जो खर्चा हुआ है इससे कितना जो है सोलर पावर जनरेट होता है वो हमें निकालना है ईयरली। तो एक दिन का अगर 1000 जिसमें भी 85% ही यूटिलाइज्ड होता है तो 365 डेज का जितना होगा वही हमारे पूरे साल भर का सोलर पावर जनरेट करने का डेटा मिल जाएगा। और टोटल कॉस्ट तो हमें पता ही है, ये तीनों को टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे उससे तो हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट पावर कितना होगा। पहले क्योंकि ये ईयरली डेटा है तो मुझे निकालना पड़ेगा कि ईयरली कितना सोलर पावर जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, estimated power generate पर एनम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 मेगावाट पर डे, लेकिन इसका 85% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड होता है। ठीक है, इंटू 365 डेज, ये करने से पता चल जाएगा 365 डेज मतलब 1 ईयर का डेटा निकल के आ जाएगा। तो 1000 इंटू 85% इंटू 365, तो 3,10,250 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट ये पर एनम जनरेट होता है। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ 1 किलोवाट पावर जेनरेशन कॉस्ट। ठीक है, 1 किलोवाट पावर जेनरेशन का कॉस्ट कितना है वो निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर बताएं, जस्ट देख देख के लिखना है। इम्प्लॉय कॉस्ट पर ईयर, इम्प्लॉय कॉस्ट पर एनम बोला है 2500, तो ये रुपीस यहाँ लिख देते हैं इन लैख है। ठीक है, ये सब लैख में। फिर सोलर पैनल मेंटेनेंस कॉस्ट, सोलर पैनल मेंटेनेंस कॉस्ट 250, ये भी 250 है। अच्छा, ये 2500 है साइट मेंटेनेंस कॉस्ट। साइट मेंटेनेंस 150 लाख। अच्छा, इसके बाद डिप्रिशिएशन 5940, 5940, और तो कोई कॉस्ट है नहीं तो ऐड करेंगे 2500, 250, 150, 5940, तो ये हो गया हम लोग का 8840 लाख। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये हो गया, ये हो गया टोटल कॉस्ट पर एनम। ठीक है, और ये है टोटल प्रोडक्शन पर एनम, ये मेगावाट में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ जेनरेटिंग 1 मेगावाट इक्वल टू कितना होगा। तो ये है 8840 और लाख है, डिवाइडेड बाय 3,10,250 मेगावाट। तो 8840 डिवाइडेड बाय 310,250, तो ये कुछ आ रहा है 2849.3 आ रहा है। ठीक है, तो ₹2849 इतना अगर लिख रहा है, अगर पॉइंट नहीं लिख रहा है तो पॉइंट, अच्छा पॉइंट अगर लिखेंगे तो दो डेटा लिख लेते, 32 इतना हो गया, रुपीस इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ना मेगावाट नहीं निकालने बोला है, हम लोग को यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। हमें बोला है 1 किलोवाट का निकालो। ठीक है, तो 1 किलोवाट का निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट इक्वल कितना हो जाएगा। तो ये 1 मेगावाट का है, 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट, मतलब ये 1000 किलोवाट का है। तो 1 किलोवाट का कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो ये देखो 2849.32 ये है
1 मेगावाट का, 1 मेगावाट यानी कि 1000 किलोवाट, तो डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट कर देते हैं तो 1 किलोवाट का निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1। तो ये हो गया कुछ इतना 2.84, मतलब 85 बोल सकते हैं, ₹2.85 पर किलोवाट। ठीक है, ये सोलर पैनल से जो पावर जनरेट होगा, तो अगर हम लोग 1 किलोवाट पावर जनरेट करते हैं तो उसका हम लोग का खर्चा हो जाएगा 2.85। ठीक है, 2.85 किलोवाट के बेसिस पे खर्चा आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 15 हम लोग का यहाँ पर इलास्ट्रेशन 15 तक ही है, उसके बाद जो है हम लोग का प्रैक्टिकल है। 14th नंबर हो गया, 13 भी हम लोगों ने किया। ठीक है, छोटा ही था, और एक ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन ये भी हम लोग कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 9 देखने में बड़ा है, लेकिन है ये भी छोटा सा ही। बोला है कि फॉलोइंग आर द डेटा pertaining to Infotech Private Limited for the year 2002 to 22-23, मतलब 1 ईयर का डेटा है। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका सैलरी पूरे ईयर का 15 लाख। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर जो कि 2 पर्सन है 9 लाख। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख। रिपेयर मेंटेनेंस 3 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 12 लाख। सारा खर्चा हमें पूरे साल भर का दिया हुआ है, और जहां पर 2-3 लोग इन्वॉल्व है, जैसे प्रोजेक्ट लीडर 2 है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 है, उनका डेटा दिया हुआ है। द कंपनी एग्जीक्यूट से प्रोजेक्ट XYZ, द डिटेल्स ऑफ द सेम आर एज फॉलोज। तो कंपनी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है और उसका कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेट करने बोली है। नीचे डेटा दे रखी है, कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट शीट बनेगा वो 6 मंथ्स के लिए बनेगा। अब बोल रहा है 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेर इन्वॉल्व। तो इनका जो सैलरी है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतना सैलरी दिखाना पड़ेगा। तो 5% में से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्वॉल्व है सिर्फ 3, तो 3 लोगों का खर्चा इस प्रोजेक्ट में हम लोग दिखाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और प्रोजेक्ट लीडर 1 इन्वॉल्व होंगे तो 1 का सैलरी दिखाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन का भी ध्यान रखना है, और सभी खर्चा 6 मंथ्स का दिखाना है, क्योंकि यहाँ ऊपर देखोगे तो ये सब हमारा 12 मंथ्स का दिया हुआ है। फिर बोल रहा है वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 मंथ्स एफर्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर का खर्चा ना हम लोगों को दिखाना है 2 मंथ्स का, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 2 मंथ्स ही इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस पूरे प्रोजेक्ट का बता दिए 1,87,500, ये तो प्रोजेक्ट के लिए ही है। 2 लैपटॉप है, परचेस किया गया है 50,000 का, जिसको इस प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट, एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 years। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हमें, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाने बोला है। तो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 9, कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ XYZ, जो कि 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। तो क्या क्या खर्चा आएगा? सबसे पहले आएगा सैलरी टू प्रोजेक्ट, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर। ठीक है, वो प्रोजेक्ट सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देते पहले, तो वो है सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कैसे लिखेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने लोग काम करेंगे? बोल रहा है कि 3। ठीक है, तो ये 15 लाख का सैलरी 5 लोगों का है। पहले एक एक लोगों का सैलरी निकालते हैं। 15 लाख डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें पर पर्सन का सैलरी पता चल जाएगा। ठीक है, इंटू 3 करेंगे तो 3% का पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरे साल भर का है 15 लाख, तो 3 लोगों का साल भर का पता चलेगा, लेकिन मुझे निकालना है 6 मंथ्स का, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है। ठीक है, तो सिंपल बात है, 15 लाख सैलरी जो है ये हम लोग का 5% का है पूरे साल भर का। तो 3 लाख जो है 5%, 3 लाख जो है 5% का जो है पूरे ईयर का है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब, सॉरी, 3 लाख एक एक पर्सन का पूरे साल भर का है। तो इनटू अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो 3 लाख का 3% का पूरे ईयर का आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 4,50,000 आ जाएगा, जो कि हमारे 3% का आ जाएगा। ठीक है, 3% का 6 मंथ्स का। हमें सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे निकालना है? 3%
फॉर 6 months, वही मैंने किया है 3% फॉर 6 months बिकॉज 15 लाख फॉर 5%, तो डिवाइडेड बाय 5 करने से पर पर्सन पर एनम इंटू 3% पर एनम इंटू 6/12 दैट इज 3% 6 months, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, क्या था लीडर या मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट लीडर बोला हमें कैसे निकालना है, 1%, इसको हमें निकालना है 1% फॉर ये 2 months हो जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट लीडर अपना टाइम 2 months के लिए दिया है। तो प्रोजेक्ट लीडर कितने हैं, 9 लाख पूरे साल भर का 2 जन का, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2 करने से पर लीडर पर एनम निकल के आ जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है एक एक जन का 4.5 लाख करके, ठीक है, एक एक जन का 4.5 लाख करके, और एक ही जन इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये 1 साल का है, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे कितने दिन, ये इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे शायद 2 months बोला था, यहाँ पर देखते प्रोजेक्ट लीडर एंड 1 प्रोजेक्ट लीडर 3 एंटायर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर 2 months के लिए, अच्छा ये 6 months के लिए है, ठीक है, तो मैंने गलत लिख दिया है, ये 6 months होगा। तो 6/12, ठीक है, तो फिर 6/12 कर देंगे, 4,50,000 एक जन का 1 साल का, ठीक है, तो आधे साल का हो जाएगा 2,25,000। अब आएगा सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ये 1% फॉर 2 months, इस हिसाब से हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को कितना दिया जाता है, 6 लाख, ये पूरे 12 months का, एक ही जन है प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे ज्यादा नहीं है। कैसे पता चला, यहाँ देख के, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इनटू हो जाएगा 2/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,000, 50,000 का नहीं 6 लाख है, 50,000 तो नहीं, हाँ 50,000 ही आ रहा है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये तो पॉइंट में आ गया। ओ 2/12 क्यों करेंगे, 2 months ही तो होगा ना, ये ऑलरेडी 12 तो कर रखा है मैंने, दो बार 12 कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख, ठीक है, ये हम लोग का 1 लाख हो गया। और ये हो जाएगा टोटल सैलरी, तो ये हो गया 5,50,000, मतलब 7,75,000। फिर ऐड होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन में बोला हुआ था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हम लोग का 1,87,500 लिख लेते हैं, 1,87,500। फिर डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए कितने लैपटॉप लिए गए, इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लैपटॉप लिए गए जो कि 50,000 ईच करके है, तो 50,000 यहाँ पर जो है एक लैपटॉप का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन मतलब एक लैपटॉप का डिप्रिसिएशन नहीं होगा, 50,000 कॉस्ट है, और यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, कोई रेट वगैरह नहीं है, मतलब एसएलएम मेथड में लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो कि नहीं है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी 2 years करेंगे, तो हमें पर एनम मतलब पूरे साल का डिप्रिसिएशन मिलेगा एक लैपटॉप का। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तो एक लैपटॉप हमारा 6 months यूज हो रहा है, तो ये 12 months का, तो 6/12 करेंगे तो हमें 6 months का मिल जाएगा, मतलब 12,500। और ऐसा 2 लैपटॉप इस प्रोजेक्ट में यूज हुआ है, इंटू 2, ठीक है। तो इंटू 2 करने से आ जाता है 25,000, तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू हो जाता है 2 लैपटॉप का 25,000। डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कैसे निकाला, 2 लैपटॉप का फॉर 6 months, ठीक है, फॉर 6 months, पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में ही दोनों लैपटॉप यूज हुआ है। फिर और क्या बोला है, और यहाँ पर एक चीज और बोला था, ये देखो, ओवरहेड एक बोला था, कहाँ गया, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग को यहाँ पर ये तो लिखा है मैंने, कहाँ गया, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है क्या, फॉलोइंग आर द डेटा, ये नहीं दिया है क्या, हटा दिया लोगों ने, पहले था। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, रिपेयर मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट 1 लीडर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बस। और उसके बाद ट्रैवल लैपटॉप ये बोला है, प्रोजेक्ट का लाइफ बस बोला है, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाओ,
एक सेकेंड हम देख लेते हैं कहीं मैंने क्वेश्चन में कुछ छोड़ तो नहीं दिया, इसको लेते वक्त मतलब पीडीएफ में कुछ मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि पहले ना एक ओवरहेड का कंसेप्ट भी था इसमें, अभी शायद हटा दिया है, देख लेते हैं। हटा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया, टोटल करने से जितना आएगा, ठीक है तो टोटल कर लेते हैं। तो 7,75,000 प्लस 1,87,500 प्लस 25,000, तो ये हो गया 9,00,000। बोला है, कहाँ पर बोला है फिर ओवरहेड जो है, कहाँ बोला है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। फॉलोइंग आर द डेटा, ये दिया हुआ है, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। द कंपनी एग्जीक्यूट्स दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वन प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर were involved for the entire duration of the project, whereas project manager spent 2 months effort during the execution of the project. अच्छा, total expenses incurred for the project 1,87,500. 2 laptops were purchased at a cost of 50,000 each for use in the project, and the life of the same is estimated 2 years. प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाने हमें बोला है, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू जो है 4,50,000, एक सेकेंड हम चेक करते हैं, 4,50,000, 2,25,000, 1,00,000, ठीक है, 7,75,000, फिर 1,87,500 और डिप्रिशिएशन 25,000। अच्छा, सभी तो सही लिखा है, फिर मेरा ऐड कहाँ से गलत हो गया, 7,75,000 प्लस 1,87,500 प्लस 25,000, मेरा आंसर आ रहा है 9,87,500, 9,87,500, ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बता देते क्या है प्रॉब्लम। कुछ नहीं, यहाँ पर ना क्वेश्चन का आंसर अगर तुम लोग देखोगे तो थोड़ा सा अलग है। आंसर है हम लोग का 13,75,000। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ना एक पॉइंट मिसिंग है, बट आंसर वही पुराना वाला रखा हुआ है। एक पॉइंट वहां दिया था कि ओवरहेड जो है वो हमें 50% ऑफ सैलरी लगाना है। अगर 50% ऑफ सैलरी, ये क्वेश्चन में पॉइंट है जो कि यहाँ पर हट गया है, बट आंसर वही रखा है, तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं। ये देखो 50% ऑफ सैलरी हमें ओवरहेड रखने बोला है, ठीक है, तो ओवरहेड, तो इसीलिए ना मैंने सैलरी को अलग काउंट भी किया हुआ है। तो 7,75,000 का 50% अगर करते हैं ना, ये देखो 7,75,000 का अगर हम लोग 50% करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 3,87,500, और उसमें अगर 13,75,000 ऐड करेंगे तो जो आंसर गिवन है ना उसके साथ मैच हो जाता है। ये देखो, सॉरी, 9,87,500 के साथ अगर हम लोग 3,87,500 को ऐड करेंगे तो ये देखो 13,75,000। तो यहाँ पर ना एक ओवरहेड का पॉइंट है जो कि इस पीडीएफ में मिसिंग है, बिकॉज ये मैंने नए वाले पीडीएफ से लिया है, जहां पर आंसर तो वही पुराना वाला रखा है इन्होंने, ठीक है, आंसर पुराना वाला रखा है, ये ओल्ड आंसर है, बट ये पॉइंट हटा दिया है, लेकिन ये ओल्ड आंसर के साथ मैच हो जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में ऐसा आएगा तो हम लोग अपने आप से थोड़ी ना ओवरहेड लगा सकते हैं, बट ये आंसर मैच हो जाता है जहां पर पॉइंट ये बोला गया है कि ओवरहेड इस पे लगेगा, इनके इस प्रोजेक्ट पे, जो कि सैलरी का 50% होगा। तो सिंपल वो मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट दे दे तो ऐड करने से हमारा ये आंसर होगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से हम लोग का आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 9th वाला, तो देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन में, वो लेंदी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें टाइम लगेगा। इसमें से इलास्ट्रेशन 8 तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, 8, 10 और 11 बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जो है हम लोग का यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।